नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 बॉटनी में एक नया जो चैप्टर है और नया जो पेपर है वो लेके आए हैं। उसका पेपर का नाम है प्लांट मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, अर्थात पादप आकार की और शरीर की। इससे पहले जो हमारा जो पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। एम्ब्रियोलॉजी और टैक्सोनॉमी वाला, वर्गीकी और भ्रूणकी वाला पेपर हमने कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद में आज नया जो पेपर है वो है पादप आकार की और शरीर की। सबसे पहले हम बात करते हैं पादप आकार की में जो परिभाषा है वो क्या है। परिभाषा यानी कि उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। पादप आकार की किसे कहते हैं, अर्थात प्लांट मार्फोलॉजी। तो पादप आकार की जो है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों की बाह्य आकार की जड़, तना, पत्तियां, पुष्प, फल व बीजों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे हम बाह्य पादप आकार की कहते हैं। इसी प्रकार बाह्य पादप आकार की के अलावा पादप की आंतरिक आकार की भी होती है, अर्थात आंतरिक छोर पर पाए जाने वाली कोशिकाओं एवं भागों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम बात करें बाह्य त्वचा है, आंतरिक त्वचा है, वलकुट है, और इसके अलावा जो जाइलम है, फ्लोएम है, मज्जा है, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो आंतरिक आकार की के बारे में किया जाता है। अब कुछ वैज्ञानिकों की बात करते हैं जिन्होंने पादप आकार की और शारीरिकी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। सबसे पहले हम यदि बात करें तो जो सबसे पहले जो नाम आता है वो वैज्ञानिक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें हम वनस्पति शास्त्र के जनक भी कहते हैं। ये वैज्ञानिक इन्होंने संपूर्ण अपने जीवन काल का अमूल्य जो समय है वो पादपों के अनुसंधान कार्यों के दौरान इन्होंने पूरा किया है। इन्होंने बताया कि पादपों की जो बाह्य आकार की है और आंतरिक आकार की में दिन रात का अंतर है, क्योंकि जो बाह्य आकार की है उसको हम सामान्य आंखों से देख सकते हैं, परंतु पादपों की जो आंतरिक जो आकार की है उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होगा। सूक्ष्मदर्शी के उपयोग के बिना हम पादपों की आंतरिक संरचना को नहीं देख पाते हैं। तो ये बात इन्होंने थियोफ्रेस्टस ने की। उसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर की बात करें तो स्ट्रासबर्गर वैज्ञानिक ने बताया कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो पादप हैं उन पादपों में जो संरचनाएं जो होती है उन संरचनाओं में पादप बाह्य आकार की और आंतरिक आकार की दोनों ही प्रकार की आकार की का अत्यधिक महत्व होता है। और संपूर्ण जो पादप की संरचना में जो होती है वो संपूर्ण पादप की संरचना दो प्रकार के तंत्रों में बटी होती है, जिसे जड़ तंत्र और परोह तंत्र के नाम से जानते हैं। ये बात स्ट्रासबर्गर ने बताई थी। उसके बाद में हम बात करें एस.जी. नवास्चीन एक वैज्ञानिक थे। इस वैज्ञानिक ने द्विनिषेचन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। उन्होंने बताया था कि सामान्य पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो एक ही प्रकार से होती है, परंतु कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें डबल प्रकार का निषेचन पाया जाता है, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। तो ये संपूर्ण जो जानकारी है अलग अलग वैज्ञानिकों ने पादप आकार की और शारीरिकी के बारे में बताई थी। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि पुष्पीय जो पादप की जो सामान्य जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संपूर्ण जो पादप का जो पुष्पीय जो भाग है उस संपूर्ण पादप के पुष्पीय भाग को दो भागों में बांटा गया है, और वो जो दो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, जड़ तंत्र और परोह तंत्र। जड़ तंत्र और परोह तंत्र। अब हम बात करते हैं जड़ तंत्र और परोह तंत्र की। तो जो जड़ तंत्र होता है वो जमीन से नीचे पाया जाता है, जबकि जो परोह जो तंत्र होता है वो क्या होता है, जमीन से ऊपर पाया जाता है। जड़ तंत्र की यदि हम बात करें तो जड़ तंत्र को भी फिर दो प्रकारों में बांटा जाएगा, जिसे हम बात करते हैं मूसला जड़ तंत्र और रेशेदार जड़ तंत्र।
तो ये हमने जो डायग्राम, जो रेखांकित जो डायग्राम बनाया है, ये एक संपूर्ण पादप की संरचना है। कोई भी एक पादप का हमने डायग्राम के माध्यम से इस प्रोसेस को समझेंगे कि ये जो संपूर्ण जो पादप की जो संरचना है, इस संपूर्ण पादप की संरचना को इन्होंने दो भागों में बांटा है। सबसे पहला जो भाग है, अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो जो जमीन से नीचे वाला जो भाग है वो कौन सा है? जड़ तंत्र। जड़ तंत्र को हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। उसके बाद में हम बात करते हैं जड़, जो जमीन से ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? परोह तंत्र। परोह तंत्र यानी कि सूट सिस्टम। सूट सिस्टम। और ये क्या है? रूट सिस्टम है। ये क्या है? रूट सिस्टम। अब बात करते हैं जड़ तंत्र की। तो संपूर्ण जो जड़ तंत्र होता है वो जड़ तंत्र दो प्रकारों में बांटा गया है। एक होता है मूसला जड़ तंत्र और एक होता है रेशेदार जड़ तंत्र। तो मूसला जड़ तंत्र की हम यदि बात करें तो जैसे कि परिभाषा की बात करें कि मूसला मूल तंत्र क्या होती है, तो ऐसा जड़ तंत्र जिसमें प्राथमिक जो जड़ होती है वो अत्यधिक विकसित होती है। प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़ें, फिर तृतीयक जड़ें निकलती रहती है, और जो सारी जड़ें मिलकर के एक संपूर्ण जो जड़ तंत्र का निर्माण करती है वो जड़ तंत्र क्या कहलाता है? वो मूसला जड़ तंत्र कहलाता है। ये देखिए, ये मैंने मूसला जो जड़ तंत्र है उसका डायग्राम बना दिया है। ये क्या है? प्राथमिक मूल है जो अत्यधिक विकसित पाई जा रही है। इससे फिर ये द्वितीयक हो गई और ये फिर क्या हो गई? तृतीयक जड़ तंत्र हो गई। तो पहला प्रकार का जो जड़ तंत्र है वो कौन सा है? मूसला जड़ तंत्र। मूसला जड़ तंत्र की परिभाषा आप लोगों की समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम जो दूसरा जो जड़ तंत्र है वो क्या है? रेशेदार जड़ तंत्र। अब रेशेदार जड़ तंत्र में क्या होता है कि प्राथमिक जो मूल होती है वो अत्यधिक विकसित नहीं होती, वो क्या होती है? अल्प विकसित होती है। और अल्प विकसित होने के कारण कुछ समय पश्चात वो जो जड़ है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और इस प्रकार उस जड़ के पास में धागे नुमा छोटी छोटी संरचनाएं बनती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़ें। तो रेशेदार जड़ें मिलकर के एक जड़ तंत्र का निर्माण करती है, उसे हम क्या बोलेंगे? रेशेदार मूल तंत्र। रेशेदार मूल तंत्र। ये रेशेदार मूल तंत्र हो गया और ये क्या हो गया? मूसला मूल तंत्र। ये मूसला मूल तंत्र हो गया। तो दोनों ही प्रकार के जो तंत्र हैं, जड़ों को दो प्रकारों में बांटा है, मूसला मूल तंत्र और रेशेदार मूल तंत्र। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मूसला जो जड़ तंत्र पाई जाती है वो द्विबीजपत्री पादपों में होती है। कौन से पादपों में होती है? द्विबीजपत्री पादपों में। और रेशेदार जो जड़ें होती है वो कौन से पादपों में होती है? एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। कई बार कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि मूसला मूल तंत्र कौन से पादपों में पाई जाती है? द्विबीजपत्री पादपों में। और रेशेदार मूल तंत्र होती है वो किस में पाई जाती है? एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं परोह तंत्र। जड़ की बात हो गई। परोह तंत्र में क्या होता है कि परोह तंत्र में जमीन से ऊपर वाले भाग की गणना की जाती है। अब जमीन से ऊपर वाले भाग में कौन कौन से भाग पाए जा रहे हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं तना। ये क्या है? तना है। तना को हम क्या बोलेंगे? स्टेम। इसके बाद में ये क्या है? पत्तियां। पत्तियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीफ। और इसके बाद में ये क्या है? फ्लावर। फ्लावर को क्या बोलेंगे? पुष्प। और उसके बाद में क्या होता है? सीड यानी कि बीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तने की। तो संपूर्ण जो पादप की जो संरचना में जो तना होता है वो तना क्या होता है? ऊर्ध्व होता है, लंबवत होता है, कठोर होता है, बेलनाकार होता है। तो ये कई प्रकार के तने होते हैं। उसके बाद में तना शाखित भी होता है क्योंकि तने के दोनों ओर ये शाखाएं पाई जाती है, पत्तियां पाई जाती है। उसके बाद में पत्तियों की बात करें तो पत्तियां भी कई प्रकार की होती है। समानांतर शिरा विन्यास होता है और
जालिका व शिरा विन्यास होता है। जैसे पत्तियों की यदि ये संरचना देखें तो इसमें ऐसी बीच में लाइन हो, उसके आमने सामने ऐसे हो, तो ये क्या हो गई, ये समानांतर शिरा विन्यास हो गई। एक होता है जालिका व शिरा विन्यास, जिनमें ऐसी जालिकावत ऐसे जाल सा बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जालिका व शिरा विन्यास। तो समानांतर और जालिका व शिरा विन्यास दोनों ही प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है। उसके बाद में पुष्प की बात करें तो पुष्प की संरचना की बात करें तो हमने पहले भी जो पहला जो पेपर था, हमने पहले जो टैक्सोनॉमी वाले पेपर में भी एक पुष्प की बात की थी कि पुष्प में कई भाग पाए जाते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं, बाह्य दलपुंज है, पुमंग है और जायांग है। संपूर्ण जो पुष्प की यदि हम संरचना की बात करें तो संपूर्ण जो पुष्प की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है, ऐसे पुष्प की संरचना बनती है और ये पुष्प की संरचना है। इस पुष्प की संरचना में सबसे पहले हम बात करें तो ये क्या है, बाह्य दल है, ये क्या है, दलपुंज है, ये ऊपरी छोर पर क्या है, पुमंग, और ये क्या है, जायांग है। तो कहने का मतलब जो पुष्प की जो संरचना है, इस पुष्प की संरचना में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग सारे भाग पाए जा रहे हैं। बाह्य दलपुंज सबसे बाहरी छोर पर होता है, हरे रंग का होता है, दलपुंज होता है रंगीन कलर का होता है, कलर कोई भी हो सकता है, सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीला। पुमंग जिसमें पुंकेसर की गणना करते हैं, जायांग जिसमें अंडाशय की गणना करते हैं। तो इस प्रकार जो पुष्प की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है। उसके बाद में पुष्प के बाद में किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। यदि हम बात करें फलों की तो आवर्त बीजी पादपों में कई प्रकार के फल पाए जाते हैं। सरस फल होते हैं, एक बीजपत्री जो फल होते हैं, द्विबीजपत्री पादपों में फल पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के सरस है, बेरी है, कैप्सूल, संपुट और कई प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनमें क्या है कि उसके बाद में फल का निर्माण, फल के बाद में किसका निर्माण होता है, बीजों का निर्माण होता है। एक बीजपत्री बीज की बात करें तो ऐसे पादप जिनमें जो बीज होता है उनमें केवल एक ही बीज पत्र होता है। जैसे मान लीजिए ये गेहूं, तो गेहूं में क्या है, गेहूं है, चावल है, जौ, मक्का, बाजरा, इन सब में क्या है, एक ही बीज पत्र पाया जा रहा है, तो एक बीज पत्री हो गया। उसके अलावा यदि कोई पादप में जो बीज पत्र होता है वो बराबर दो भागों में बंटता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्री बोलेंगे। द्विबीजपत्री पादपों के उदाहरण के तौर पर देखें तो जितनी भी पृथ्वी पर पाई जाने वाली लेग्यूमिनेसी कुल की जो दलहनी जो फसलें हैं वो किसमें आती है, द्विबीजपत्री पादपों में आती है। अर्थात उनका जो बीज पत्र होता है वो दो प्रकारों में बंट जाता है। इस कारण से हमें उस क्या बोलते हैं, उसको द्विबीजपत्री पादप बोलते हैं। तो ये बीज के प्रकार हो गए। तो इस प्रकार क्या होता है कि संपूर्ण जो पादप की जो संरचना है, उस संपूर्ण पादप की संरचना की जो बाह्य आकार की है उसको हमने दो प्रकारों में बांटा है, जड़ तंत्र और परोह तंत्र। जड़ तंत्र में हमने अभी बताया था दो प्रकार की जड़ें, मूसला जड़ तंत्र और रेशेदार जड़ तंत्र। और परोह तंत्र में अलग अलग है, जैसे तना है, पत्तियां हैं, पुष्प हैं, फल हैं, बीज हैं। इनका हमने शॉर्ट रूप में आज चर्चा की है। आगामी क्लास में हमें इसके जो पादप की जो आंतरिक जो संरचनाएं क्या होती है और अगले चैप्टर में क्या दिया हुआ है, उन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।